18 अक्टूबर 2004 तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का पपरापट्टी गांव। सुबह के करीब 10:50 हो रहा था। उस दिन जंगल में जैसे कोई अलग ही सन्नाटा था। पक्षी भी चहचहाना भूल गए थे। सालों से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों को अपना गढ़ बनाने वाला वो शख्स, जिसे पकड़ने के लिए हजारों पुलिसकर्मी सालों से अपनी जानें दांव पर लगा रहे थे, आखिरकार उस जाल में फंस चुका था जिसे तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने महीनों की मेहनत और धैर्य के बाद बिछाया था। नाम था कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन, एक ऐसा डाकू जिसने दक्षिण भारत के 3 राज्यों की पुलिस को दशकों तक चुनौती दी, जिसने मशहूर अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का अपहरण करके पूरे कर्नाटक को झुकने पर मजबूर कर दिया और जिसके हाथों में करीब 184 लोगों की जान गई थी। लेकिन उस दिन वह बिल्कुल उस पतंगे की तरह था जो रोशनी के चक्कर में खुद जल जाता है। उसने खुद ही कदम रख दिया था उस एम्बुलेंस में जो अस्पताल नहीं बल्कि मौत की तरफ ले जा रही थी। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन कोकून। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब वीरप्पन एक आम लड़के से धीरे धीरे दक्षिण भारत का सबसे खूंखार अपराधी बन रहा था। तारीख 18 जनवरी 1952। तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर बसे गोपीनाथम गांव का वो छोटा सा कच्चा मकान। वीरप्पन का जन्म एक अति गरीब पशुपालक के घर हुआ था। उसके पिता मुनिस्वामी और मां चिन्नाकोलन दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी इतनी थी कि वीरप्पन को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। बचपन से ही वीरप्पन के अंदर गुस्सा और विद्रोह था। कहा जाता है कि जब वह महज 7 साल का था तो उसने पहली बार हाथी को मारा था, गुस्से में नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए। वो हाथी उसके पिता के खेत में आया था और वीरप्पन ने एक तीर से उसकी आंख में निशाना साध दिया। उस दिन वीरप्पन के अंदर के शैतान ने पहली बार दहाड़ा था। जैसे जैसे वीरप्पन बड़ा हुआ उसका झुकाव अपराध की तरफ बढ़ता गया। सबसे पहले उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू की, मुर्गियां, बकरियां और फिर गन्ने के खेतों से फसल चुराना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई एक बड़े चंदन तस्कर से। उसने देखा कि चंदन की तस्करी और हाथी दांत का कारोबार कितना फायदेमंद है। 17 साल की उम्र में उसने अपनी पहली हत्या कर दी, एक वन विभाग के कर्मचारी की जिसने उसकी तस्करी रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद तो मानो वीरप्पन के हाथ खुल गए। उसने अपना खुद का एक गैंग बनाया, अपने भाई और गांव के कुछ बदमाश लड़कों को साथ मिलाया और धीरे धीरे उसने तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर के जंगल पर अपना कब्जा जमा लिया। वीरप्पन ने यह साम्राज्य सिर्फ डर से नहीं बनाया बल्कि चालाकी से भी। वह जंगल के उन रास्तों को जानता था जहां सिर्फ जानवर ही जा सकते थे। उसके पास जंगल का हर कूबड़ पहाड़, हर गुफा, हर नदी का नक्शा दिमाग में था। उसने जंगल में ही अपने सेफ हाउस बना रखे थे, भूमिगत कमरे जहां खाना, हथियार और पीने का पानी महीनों तक चलता था। पुलिस जब भी बड़ी कार्रवाई करती, वीरप्पन इन्हीं छुपे ठिकानों में गायब हो जाता था। लेकिन उसके सबसे बड़े हथियार थे स्थानीय लोग। उनमें से कई वीरप्पन को रॉबिन हुड समझते थे क्योंकि वीरप्पन गरीबों को पैसे बांटता था, उनके लिए छोटी मोटी समस्याएं हल करता था और पुलिस के खिलाफ भड़काता था। धीरे धीरे उसकी बढ़ती दहशत ने उसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीरप्पन ने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी और वन विभाग के अधिकारी थे। उसने कभी किसी आम आदमी को नहीं मारा और यही वजह थी कि उसे लोगों का सहयोग मिलता रहा। 1991 में उसने कर्नाटक के तत्कालीन कांग्रेस नेता सांसद नागप्पा की हत्या कर दी। 1992 में उसने वन विभाग के अधिकारी श्रीनिवास को बेरहमी से मार डाला। 1993 में उसने 22 पुलिस वालों को एक साथ घात लगाकर मार डाला। एक एक कर उसने अपने सभी दुश्मनों को जंगल की अंधेरी रातों में गायब कर दिया। वीरप्पन को पकड़ने की पहली बड़ी कोशिश 1991 में हुई जब तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। इसके पहले कमांडर थे वॉल्टर इसाक देवराम। उन्होंने कई ऑपरेशन चलाए लेकिन हर बार वीरप्पन बाल बाल बच निकला। 1993 में STF ने वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरप्पन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरी औरतों से शादी कर ली और अपना काम जारी रखा। 2000 में STF ने उसके 2 सबसे करीबी साथियों सेंगनियान और वेंकटरमण को मार गिराया, लेकिन वीरप्पन फिर भी नहीं पकड़ा गया। हर बार की नाकामी के बाद STF के अफसर बदलते गए और वीरप्पन के अहंकार में बढ़ोतरी होती गई। 2000 में वीरप्पन ने वह किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा।
मशहूर कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण उसने एक पूरे राज्य को बंधक बना लिया। उसकी मांग थी कर्नाटक सरकार उसके खिलाफ चल रहे सभी मामले वापस ले। पूरा कर्नाटक ठप हो गया, फिल्में बंद हो गईं, दुकानें बंद हो गईं, लोग सड़कों पर उतर आए। आखिरकार कर्नाटक सरकार ने उसकी सभी मांगें मान ली। डॉक्टर राजकुमार 108 दिन बाद रिहा हुए। इस अपहरण ने वीरप्पन को रातों रात राष्ट्रीय स्तर का खलनायक बना दिया। लेकिन यहीं से वीरप्पन के पतन की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि अब उसके खिलाफ न सिर्फ राज्य पुलिस थी बल्कि पूरे देश की निगाहें थीं। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने वीरप्पन को खत्म करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया। जुलाई 2003 में उन्होंने एसटीएफ की कमान एक ऐसे अफसर को सौंपी जो अपने करियर में कभी असफल नहीं हुआ था। नाम था के विजय कुमार, 1975 बैच का एक अनुभवी आईपीएस अफसर जिसने अपनी जिंदगी में दर्जनों खूंखार अपराधियों को पकड़ा था। उसके साथ उनके दो भरोसेमंद अफसर थे, डी सेमतमरई कन्नन और डी वेल्लदोरई, जिन्हें दुरई के नाम से भी जाना जाता था। तीनों ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पुलिस के इतिहास की किताबें बदल दी। विजय कुमार को पता था कि वीरप्पन को जंगलों में सीधे टक्कर देकर नहीं हराया जा सकता। वह जंगल को अपनी मां की तरह जानता था। हर बार पुलिस ऑपरेशन से पहले कोई न कोई वीरप्पन का आदमी उसे सूचना पहुंचा देता था। इसलिए विजय कुमार ने एक नई रणनीति बनाई, वीरप्पन को उसी के जंगल से बाहर निकालना, उसे ऐसा प्रलोभन देना जिसे वह ठुकरा नहीं सके। आखिरकार उन्हें वीरप्पन की एक कमजोरी पता चली, उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसकी आंखों की बीमारी। वीरप्पन को मोतियाबिंद था और वह किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज चाहता था, लेकिन शहर में जाने से वह डरता था क्योंकि पुलिस उसे पकड़ सकती थी। तभी विजय कुमार को एक सूत्र मिला। धर्मपुरी का एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसे हम मिस्टर एक्स कहेंगे, उसके वीरप्पन और श्रीलंका के एलटीटीई तमिल टाइगर्स दोनों से संपर्क थे। विजय कुमार ने मिस्टर एक्स पर दबाव बनाया कि वह एसटीएफ के साथ सहयोग करे। मिस्टर एक्स को कोई विकल्प नहीं था, उसकी अपनी जान खतरे में थी। उसने कबूल किया कि वीरप्पन आंख के इलाज के लिए बेताब है और वह श्रीलंका भी जाना चाहता है क्योंकि एलटीटीई उसे हथियारों की सप्लाई का वादा कर चुका था। यही वह मौका था जिसका विजय कुमार को इंतजार था। योजना थी, वीरप्पन को भरोसा दिलाया जाए कि एक एम्बुलेंस उसे सेलम हॉस्पिटल ले जाकर उसकी आंखों का ऑपरेशन करेगी, फिर कुंभकोणम एयरपोर्ट से वह श्रीलंका चला जाएगा। इसके लिए एक फर्जी एम्बुलेंस तैयार की गई जिस पर सेलम हॉस्पिटल लिखा गया। एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर खुद एसटीएफ का एक अंडरकवर जवान था। अंदर डॉक्टर के भेस में 4 और एसटीएफ जवान बैठे थे, लेकिन असली प्लान था एम्बुलेंस को उस जगह रोकना जहां पहले से ही 22 एसटीएफ कमांडो एक बख्तरबंद ट्रक में छुपे हुए थे। विजय कुमार ने इस ऑपरेशन का नाम दिया कोकून। जिस तरह एक रेशमी कोकून में कैटरपिलर अपना अंत देखता है, उसी तरह यह एम्बुलेंस वीरप्पन का कोकून थी। लेकिन किसी भी बड़े ऑपरेशन की तरह यहां भी जोखिम बहुत था। अगर वीरप्पन को भनक लग गई तो वह न केवल भाग जाएगा बल्कि एसटीएफ के अंडरकवर लोगों की जान भी चली जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी था एक ऐसा शख्स जो वीरप्पन के बेहद करीब हो और उसे लगातार गुमराह करता रहे। यह शख्स था ट्रेडर, एक स्थानीय तस्कर जो पिछले 10 सालों से वीरप्पन के गैंग में घुस चुका था। ट्रेडर असल में एसटीएफ का सीक्रेट इन्फॉर्मेंट था। वही वीरप्पन को हर झूठी खबर देता था, उसे समझाता था कि एम्बुलेंस का प्लान 100% सुरक्षित है। महीनों की प्लानिंग के बाद 18 अक्टूबर 2004 का दिन आखिरकार आ गया। सुबह के 10:30 बजे ट्रेडर और दुरई, जो खुद एसटीएफ अफसर था लेकिन वीरप्पन के सामने श्रीलंकाई हथियार डीलर बनकर गया था, ने वीरप्पन और उसके 3 साथियों सेतुकुली गोविंदा, चंद्रा गौड़ा और सेतुमणि को एम्बुलेंस में बैठाया। वीरप्पन ने अपनी मशहूर घनी मूंछें बिल्कुल ट्रिम कर ली थीं। उसने अपनी हरी वर्दी निकालकर सफेद कमीज और धोती पहनी थी। वह लगभग बदल चुका था। कोई भी शायद पहचान न पाता कि यह बुजुर्ग आदमी ही दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डाकू था। एम्बुलेंस चल पड़ी सेलम की तरफ। वहीं धर्मपुरी के पपरापट्टी गांव के पास एक जंगली रास्ते पर एसटीएफ ने विजय कुमार के निर्देश पर पहले से ही एक बड़ा बख्तरबंद ट्रक खड़ा कर रखा था। इस ट्रक के अंदर करीब 22 कमांडो थे, हाथों में AK-47 और स्टेनगन। उनके चेहरे पर जाली से ढके हेलमेट थे। वहां एक ARV आर्मर्ड रेस्क्यू व्हीकल भी तैनात थी। एम्बुलेंस जैसे ही उस ट्रक के पास पहुंची, पहले से तैनात एसटीएफ जवान ने ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर, जो खुद एसटीएफ का अंडरकवर जवान था,
ने अपना मौका पहचानते हुए एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई और भाग गया। अगले ही पल तमिलनाडु पुलिस के 50 से ज्यादा एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कमांडो वहां मौजूद थे। इस ऑपरेशन में और भी कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भाग लिया, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। एसपी कल्याण कुमार ने माइक पर घोषणा की, वीरप्पन, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें न्यायोचित सुनवाई दी जाएगी। लेकिन वीरप्पन जैसा आदमी, जिसने जिंदगी में कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे, वह आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। एम्बुलेंस के अंदर से अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। वीरप्पन और उसके साथियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। पूरे 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जंगल का सन्नाटा बंदूकों की दहाड़ से चीर गया। एम्बुलेंस के शीशे चूर चूर हो गए, टायर पंचर हो गए। धूल का गुब्बार इतना अधिक था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से गोलियां रुक गईं। एसटीएफ के कमांडो धीरे धीरे एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य किसी कब्रिस्तान जैसा था। चारों शव खून से लथपथ पड़े थे। वीरप्पन का शरीर एक तरफ गिरा था, उसकी आंखें आधी खुली थीं। उसके साथ ही गोविंदा, चंद्रा गौड़ा और सेतुमणि भी मारे जा चुके थे। एसटीएफ के 4 जवान भी इस मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन कोई भी शहीद नहीं हुआ। जब यह खबर फैली तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार वीरप्पन मारा गया है। अगले दिन इरोड जिले के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ लग गई। कुछ रो रहे थे, कुछ आतिशबाजी कर रहे थे, कुछ फूल चढ़ा रहे थे। वीरप्पन के शरीर पर कुल 8 गोलियां लगी थीं। कोरोनर ने पुष्टि की कि वही है। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता का बयान आया, वीरप्पन का अंत एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन इस जीत के असली नायक थे के विजय कुमार, वह अफसर जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना जंगलों में रात बिताई, जिसने अपने सूत्रों को वीरप्पन के गैंग में भेजा, जिसने न सिर्फ एक ऑपरेशन प्लान किया बल्कि हर छोटी से छोटी डिटेल को भी खुद सुपरवाइज किया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद विजय कुमार सीधे इरोड के बन्नारी अम्मन मंदिर गए। उन्होंने अपना सिर मुंडवा दिया। यह उनकी मन्नत थी जो उन्होंने वीरप्पन को मारने से पहले रखी थी। दोस्तों, यह ऑपरेशन कोकून सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं था। यह था एक ऐसे शख्स के खिलाफ रणनीति, धैर्य और साहस की जीत जिसने दशकों तक पुलिस को चकमा दिया था। वीरप्पन ने जंगल को अपना किला बना लिया था, लेकिन उसकी अपनी कमजोरी, बीमार आंखें और श्रीलंका जाने का लालच उसकी मौत का कारण बनी। एसटीएफ ने उसे उसी के जाल में फंसाया, उसी के हथियारों से हराया। आज भी जब तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में शांति है, तो उस शांति की कीमत चुकाई है उन पुलिस अफसरों ने जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जानें दांव पर लगाकर देश को इस आतंक से मुक्त कराया। और इस पूरे ऑपरेशन का नेता था वह आईपीएस अफसर जिसकी चालाकी के आगे वीरप्पन की ताकत भी नहीं चली। और यही थी दोस्तों ऑपरेशन कोकून की पूरी कहानी। एक ऐसे डाकू की दास्तान जिसकी मूंछें सिनेमा की स्क्रीन पर राज करती थीं, लेकिन असल जिंदगी में उसका अंत एक एम्बुलेंस के अंदर बिना किसी नाटक के बस कुछ गोलियों के बीच हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।